नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है सुमित्रानंदन पंत जी की एक कविता है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पर। तो सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में बात करूं तो ये छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं और छायावाद के आधार स्तंभ भी हैं। छायावाद के आधार स्तंभों में 4 लोगों का नाम आता है, 4 आधार स्तंभ हैं। सबसे पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का, दूसरा नाम आता है सुमित्रानंदन पंत जी का, और तीसरा नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, और चतुर्थ और अंतिम नाम आता है आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली कवित्री महादेवी वर्मा जी का। तो ये 4 आधार स्तंभ हैं छायावाद के। तो सुमित्रानंदन पंत जी भी छायावाद के एक प्रमुख आधार स्तंभ हैं, ये बात आप सभी को पता होगी। तो ये कविता उन्हीं की है और इस कविता पर विस्तृत चर्चा होगी ताकि आपसे इस कविता से संबंधित कैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप उसका उत्तर देने में सदैव सक्षम रहें। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक ही बार में ग्रहण कर पाएँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और कविता पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका शीर्षक समझिए, क्योंकि बहुत कुछ अंदाज़ा तो लग जाता है शीर्षक को समझने से ही कि कविता किस विषय पर आधारित है। लिखा है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। अब एक शब्द आया है द्रुत, इसका अर्थ आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा और जीर्ण का अर्थ नहीं पता होगा। तो यहाँ पर द्रुत का अर्थ है जो पत्ते, पत्र यहाँ पर जो है उसका अर्थ है पत्ते। जीर्ण यानी कि जो सूख चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं या जिन्हें अभी झर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप द्रुत का अर्थ समझ गए होंगे। द्रुत का अर्थ होता है शीघ्र, यानी कि पत्तों से कह रहे हैं या फिर जीवन की उन नकारात्मक भावनाओं से झरने को कह रहे हैं, ख़त्म होने को कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी, जो अब जीवन में ज़रूरी नहीं है, जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, जिनके अब ख़त्म हो जाने का, झर जाने का समय आ गया है। तो ये है इस कविता का सार तत्व। अब आ जाते हैं कविता पर। तो लिखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त्र ध्वस्त हे शुष्क क्षीण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। तो पहली पंक्ति का तो अर्थ आपको पता है, हर एक शब्द का अर्थ पता है। दूसरी पंक्ति में कौन कौन से शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बता दे रही हूँ। स्रस्त का अर्थ होता है ढीला या फिर जो शिथिल पड़ गया हो, और शुष्क क्षीण का अर्थ होता है सड़ना या फिर गल जाना, जो सड़ चुका हो, जो गल चुका हो। इस पद्यांश के प्रसंग की बात करूं तो यहाँ पर इस पद्यांश में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने ही जाते हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। तो उनकी ये कविता भी प्रकृति पर ही आधारित है। तो इस पद्यांश में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी मनुष्यों के विकास में बाधा बनती पुरानी मान्यताओं और आडंबरों के नष्ट हो जाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कहा जाता है कि आप अपनी परंपराओं को मत छोड़ें, और वहीं कहा जाता है कि आप इतने भी आधुनिक ना हो जाएं कि आप अपनी परंपराओं को ही भूल जाएं। तो आपको पूरी तरह से परंपराओं से बंधकर भी नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप सदैव के लिए, सदा के लिए अपनी परंपराओं के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, खूंटे के भांति परंपराओं के इर्द गिर्द ही बंधे रहेंगे, तो आप कभी नई चीज़ों को यानी कि आधुनिकता को अपना नहीं पाएंगे। आप सदैव के लिए रूढ़िवादी बनकर रह जाएंगे। इसीलिए आपको अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिकता को भी जानना है, आधुनिकता की ओर भी बढ़ना है, तभी सही मायनों में आपका विकास संभव हो पाएगा। तो यहाँ पर यही संदेश इस संपूर्ण कविता के माध्यम से निरंतर देते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। कहते हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यानी कि पुरानी परंपराओं के नष्ट होने का अब समय आ गया है, उन्हें शीघ्रता से नष्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो मनुष्य के विकास में बाधा बनेंगी। तो इसीलिए कह रहे हैं पंत कि तुम्हारे अब नष्ट हो जाने का, झर जाने का समय आ गया है, अर्थात अब पुरानी मान्यताओं, अंधविश्वासों, पुरानी जीवन पद्धति के समाप्त होने का समय आ चुका है। कहते नहीं है कि समय के साथ में आपको बदलते रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम ही है। अगर आप उन्हीं मान्यताओं के इर्द गिर्द बंधे रह जाएंगे तो निश्चित तौर से आप मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे। आगे कहते हैं कि हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क क्षीण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। पुराचीन का तो अर्थ ही होता है प्राचीन या फिर
पुराना। तो यहाँ पर पुरानी मान्यताओं की ही निरंतर बात कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो जीर्ण पत्तों यानी कि जो पीले पड़ चुके हैं, जिनके झरने का समय आ गया, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कवि कि हे शस्त्र ध्वसे शुष्क शीर्ण, अर्थात पत्ते रूपी वे मान्यताएं जो अब शिथिल होकर सड़गल चुकी हैं, शुष्क हो चुकी हैं, वे अपना महत्व अब खो चुकी हैं। अब उनके पत्ते के रूप में झड़ने का, इसके पुरानी मान्यताओं के पत्ते के रूप में झड़ने का समय आ गया है। आगे कहते हैं तुमने हिमताप यानी कि बर्फ की ठंडक और ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को लंबे समय से सहा है। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने काल की दीर्घ अवधि की ओर संकेत किया है, जिसके कारण तुम पीले पड़ गए हो। मधुवात वीत अगला शब्द आया है। इसका अर्थ होता है वसंत ऋतु में चलने वाली मधुर व कोमल हवा, जो सभी को हर्षोन्नत कर देती है। लेकिन वो कोमल हवा भी आज तुम्हें किन्हें जीर्ण पत्तों को भयभीत कर रही है, अर्थात तुम्हारी चेतना, जीवंतता, सजीवता और ऊर्जा जो है पूरी तरह से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आगे लिखा है तुम वीतराग जड़ पुराचीन, यानी कि तुम इस विश्व को विकास की ओर ले जाने में बाधा बन रहे हो। अब तुम जड़ होकर पुराचीन यानी पुराने हो गए हो, प्राचीन हो गए हो, इसलिए तुम्हें अब पेड़ से झरकर अनंत में विलीन हो जाना चाहिए और नए पत्तों को, नई मान्यताओं को स्थापित होने का मौका देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जगनीर्ण शब्द और श्वासहीन, श्वासहीन यानी जो अब मर चुका हो, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। तो यहाँ पर किन शब्दों का आपको अर्थ पता होना चाहिए। निष्प्राण का अर्थ होता है जो अब प्राण रहित हो, जिसमें अब प्राण न बचे हो, यानी कि चैतन्य चेतना रहित हो। आगे लिखा है विगत, विगत का अर्थ होता है जो बीत चुका है, बीते युग की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद में अगला शब्द आया है च्युत, च्युत का अर्थ होता है रहित, किसी के बिना, विहीन। अब आ जाइए इसकी व्याख्या पर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रसंग क्या है। तो इस पद्यांश में मरे हुए पक्षी के रूप में, विहंग का अर्थ होता है पक्षी, इसीलिए आया मृत विहंग। तो मरे हुए पक्षी के रूप में पुरानी रूढ़ियों की दशा और उसके विश्व से विलीन हो जाने की बात की गई है। जैसे कि पहले वाले पद्यांश में जो पत्ते सूख चुके हैं, जीर्ण हो चुके हैं, उनके माध्यम से पुरानी मान्यताओं को समाप्त कर रहे थे कौन, सुमित्रानंदन पंत जी, यहाँ पर एक मृत विहंग के माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुरानी मान्यताओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि तुम्हारी स्थिति अब निष्प्राण हो चुकी है, यानी कि अब तुम चैतन्य अवस्था में नहीं हो, अब तुम्हारे भीतर कोई जीवंतता, सजीवता नहीं बची है, यानी कि अब तुम्हारी कोई उपयोगिता और सार्थकता शेष नहीं रह गई है। ये संसार यानी कि ये विश्व अब तुम्हारा घोंसला नहीं रहा है, अर्थात इस संसार रूपी नीड़ में यानी कि परिवर्तनशील जगत में अप्रासंगिक बातों जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो अप्रासंगिक बातों, कुरीतियों का कोई स्थान यहाँ पर नहीं बचा है। अब तुम पंखों से रहित यानी पंखों से च्युत हो गए हो, अब तुम्हारे पास पंख नहीं बचे हैं, यानी कि अब तुम और आगे लेकर विश्व को नहीं जा सकते हो। पंख से रहित होने से तात्पर्य यही है कि अब वो उड़ान तुम नहीं कर सकते हो जिससे विश्व आगे जाए, जिससे मनुष्य के मन का विकास हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब तुम पंखों से रहित च्युत हो चुके हो, तुम्हारा सामर्थ्य अब समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें भी शून्य में विलीन हो जाना चाहिए। तो ये है इस पद्यांश का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। अगला पद्यांश है कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीव की मांसल हरियाली। तो इस पद्यांश के प्रसंग की बात करूं तो यहाँ पर कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि सारे संसार में पुरानी मान्यताओं का जाल सा बिखरा हुआ है। वे क्रियाशील रहित अचैतन्य मान्यताएं विश्व को कंकाल के समान बना रही हैं। कंकाल का अर्थ क्या होता है, जिसमें कोई जान ना हो, हड्डियों का एक ढांचा मात्र ना। तो यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि अब इस जगत को यानी कि मानव शरीर को, संपूर्ण जगत को भी और मनुष्य को भी यानी कि इंडिविजुअल को भी और समाज को भी, यानी कि सृष्टि और व्यष्टि दोनों की बात कर रहे हैं। तो अब इस जगत को और मानव शरीर को नए रक्त के प्रवाह की आवश्यकता है, जिस प्रकार नवीन कोपल लाली लिए उत्साह का प्रवाह करते हैं। जिनके प्राणों में जोश हो, इस समाज को ऐसे जोश, उत्साह, मुखर युवा वर्ग जो नव प्राणों से ओतप्रोत हो, जिसमें नवीनता हो, जो सशक्त शरीर वाले हों, अर्थात मांसल हरियाली के समान ऊर्जावान हों। क्या लिखा है, मांसल हरियाली के समान ऊर्जावान हूँ। ऐसे जीव की, ऐसे मनुष्य की, ऐसी मानसिकता की आवश्यकता है इस संसार को। तो यहाँ पर कुरीतियों की तुलना जाल से कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी, और विश्व की
कंकाल से तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आधुनिकता बोध और प्रगतिवादी चेतना का सुंदर समन्वय दिखाई दे रहा है इस पद्यांश में। अंतिम पद्यांश है इस कविता का। लिखते हैं कि मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग का पिक मत वाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली। तो इसके प्रसंग की बात करूं तो इस पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत जी नवयुग का आह्वान कर रहे हैं। इस आह्वान के लिए कवि ने विभिन्न उपमानों का इस पद्यांश में प्रयोग किया है। अब आ जाइए इसकी व्याख्या पर। लिखते हैं मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग का पिक मत वाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नव युग की प्याली। तो कवि युवा वर्ग से कह रहे हैं, युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मतवाली कोयल। अब यहाँ पर फिर से प्रतीक आया है। मतवाली कोयल कहकर किसको संबोधित किया है? भारत देश के युवा वर्ग को संबोधित किया है। कहते हैं कि हे मतवाली कोयल, तुम इस मंजरित विश्व में जागृत हो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यानी तुम्हें अब जगने की आवश्यकता है, अपने कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता है, अपने कंधों पर अब इस देश को संभालने की आवश्यकता है। अब तुम्हें अपने कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हे युवाओं, यानी कि हे मतवाली कोयल, तुम सक्रिय हो जाओ। अपने मधुर और प्रेम भरे उन्मत्त स्वर से संपूर्ण संसार की प्याली, प्याली से तात्पर्य है मन, तो संपूर्ण संसार के मन में एक नई चेतना के प्राण फूंक दो, मिठास का संचार कर दो तथा क्रांति का उद्घोष कर दो। तो एक नए युग का आह्वान कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी इस पद्यांश के माध्यम से। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखा है जग कर जग का पिक। अब यहाँ पर 2 बार जग आया है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है? यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो गया है। एक जग का अर्थ है जागना, नींद से जागना, और दूसरे जग का अर्थ है विश्व यानी कि संसार। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। तो ये तो है आपकी कविता। अब मैं आपको कुछ इसकी विशेषताएं भी बता दे रही हूँ, क्योंकि आप वीडियो में अंत तक बने रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना ही चाहिए। तो इस कविता में पुराचीनता से यानी कि प्राचीनता से आधुनिकता की ओर जाने का आह्वान कर रहे हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत जी, जिस वजह से ये एक प्रकार से क्रांति और आह्वान का गीत बन जाती है ये कविता। और बात करूं तो इसमें विभिन्न प्राकृतिक उपमान भी आए हैं, जैसे कि जीणपत्र हो गए, और मतवाली कोयल को किससे तुलना कर रहे हैं? युवा वर्ग से तुलना कर रहे हैं, और मृत विहंग हो गया। तो इस तरह से आप उदाहरण देके अपने बिंदु को समझाएंगे। इसके बाद में अगला बिंदु यहाँ पर हो जाएगा कि नकारात्मक विचारों, मान्यताओं को समाप्त कर सकारात्मक विचारों के संचार की निरंतर इस कविता के माध्यम से बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इसके बाद अगला बिंदु हो जाएगा शोषण परक रूढ़ियों का विरोध भी इस कविता में देखने को मिल रहा है। और अगला बिंदु आप नोट कर लीजिए कि इस कविता में मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं सुमित्रानंदन पंत जी, और मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत जी ने ही किया था हिंदी साहित्य जगत में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बिंदु थे जो आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए विशेषताएं बताते समय काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए हमेशा ओपन रहता ही है, कमेंट करिए। और अगर वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है सब कुछ, तो वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। और अगर मुझसे पर्सनली आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, वहाँ पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करती रहती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी वहाँ से। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।